आज के समय में बहुत सारे आईएएस हैं जो सोशल मीडिया यूज करते हैं और उनका रुतबा देखकर और वो सारी चीजें देख के बच्चा प्रभावित होके आईएएस की तैयारी करना शुरू कर रहा है। काफी बच्चे रील्स वगैरह देख के वो जो जो बोलते हैं ना वीआईपी एंट्री या फिर रॉयल एंट्री, वो रील्स देख के कई बार उनका अट्रैक्शन होता है। तो पहले तो ये है कि किसी भी एग्जाम को जीवन मरण का सवाल नहीं बनाना है कि अगर इसमें सिलेक्शन हुआ तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सर्विसेज में जो काम का जो ड्यूरेशन है वो फिक्स नहीं है। यूपीएससी में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है सर, बिल्कुल, और हमेशा एक फेलियर का डर तो रहता है। क्या चीजें जो बच्चा अभी से तैयार करे ताकि वो मेहनत ना करनी पड़े जो मेहनत आपने की। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे दोस्तों, आज हम जानेंगे एक आईएएस बनने के सफर को, जब एक बच्चा बिल्कुल रो होता है और कैसे वो तैयारी करता है, क्या क्या उसके सामने दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों का कैसे कैसे वो समाधान निकालता है। फिर जब वो सिलेक्शन ले लेता है तो उस अचीवमेंट को कैसे सेलिब्रेट करता है, और जब वो सिलेक्शन लेने के बाद ज्वाइन कर लेता है, ट्रेनिंग कर लेता है, और फिर जब उसकी रियल में पोस्टिंग होती है ग्राउंड पे, जब वो काम करता है तो उस समय क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उनको किस तरीके से माइंड को मेकअप करता है और किस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ जाता है। तो मेरे बच्चे, आप सभी का स्वागत है। तो आज मेरे साथ बैठे हुए 2022 बैच के आईएएस प्रहलाद नारायण शर्मा जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। और ये 2021 वाला पेपर था। यस सर। और 2022 का बैच था। तो अब मुझे आप ये बताना कि सर, इस समय आप कहाँ पे पोस्टेड है? अभी मेरा जो काडर है वो उड़ीसा है, और मैं वहाँ पर उड़ीसा में कटक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एसडीएम के रूप में पोस्टेड। और इसमें जो स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग होती है एक आईएएस की, वो एसडीएम से होती है? यस सर। और इसके बाद प्रमोशन कैसे कैसे है? एसडीएम के बाद डिपेंड करता है, स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा। कि कहीं पर एसडीएम के बाद हमें सीडीओ, चीफ मतलब डेवलपमेंट ऑफिसर बनाते हैं। किसी जगह जहाँ पर म्युनिसिपलिटीज रहती है वहाँ पर एज ए म्युनिसिपलिटी कमिश्नर बनाते हैं। तो ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। के ऊपर डिपेंड और करता उसके बाद कलेक्टर, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये पोस्टिंग रहती है। अच्छा सर, आपका जब सिलेक्शन हुआ तो उस समय एज क्या थी आपकी? मेरा 30 था। और जब आपने तैयारी करनी स्टार्ट की थी, जब पहली बार सोचा था कि अब मैं थोड़ा मन करके लगता हूँ और अब मेरे को तैयारी करनी है, पढ़ना है, उस समय क्या उम्र थी? उस समय तो मेरा जैसे 4th अटेम्प्ट में हुआ था, तो अराउंड 26 के आसपास मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। थोड़ा सीरियस होके? यस सर, थोड़ा मैंने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अपनी एमएससी करने के बाद। अच्छा, एमएससी करने के बाद, तो एमएससी की वजह से टाइम वहां लगता चला गया। तो आपने फिर ये आईएएस का सोचा क्यों? जब आपने एमएससी की तो टीचिंग का भी सोच सकते थे। यस सर। या और भी दूसरे प्रोफेशन होंगे माइंड में, लेकिन फिर ये आईएएस की तरफ कन्वर्जन कैसे हुआ? जैसे मेरा जो एमएससी था वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली से था। तो दिल्ली में आके एक एनवायरमेंट ओल्ड राजेंद्र नगर के पास में ही आईआरआई पूसा इंस्टीट्यूट है। तो एक वहाँ पर एक यूपीएससी का एक कल्चर रहता है। अच्छा। हाँ। और मेरे इंस्टीट्यूट में भी कुछ लोग प्रिपरेशन करते थे, कुछ सीनियर्स का सिलेक्शन हुआ था। तो वहां से धीरे धीरे मन किया कि मुझे भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए और एक अटेम्प्ट तो देना ही चाहिए। तो वहां से मेरा रुझान और गाइडेंस मिलती रही, तो फिर मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया वहां से। यूपीएससी की तरफ डेडिकेटेडली आप मूव हो गए। अच्छा, तो जो पहला अटेम्प्ट आपने दिया यूपीएससी का, जो पहली बार पेपर दिया था, वो कौन से साल में दिया? मेरा पहला अटेम्प्ट 2018 में था। अच्छा, 2018 में था। यस सर। तो उसमें प्रीलिम्स निकल गया था? नहीं। अच्छा, एक्चुअल में मैंने बिना तैयारी के वो अटेम्प्ट दिया था। उसी टाइम मुझे साइंटिस्ट का भी एग्जाम देना था। ओके। तो उसका प्री मेंस इंटरव्यू मैंने क्वालिफाई किया, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। उसी के साथ एक महीने बाद ही ये प्रीलिम्स था। अपनी कोई प्रिपरेशन हो नहीं पाई थी, तो मैंने ऐसे ही देखते हैं कि क्या होता है, पेपर देख के आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज मुझे बताना पहला कि जो आईएएस वाली जो तैयारी करता है बच्चा, जो आपने तैयारी की, क्योंकि हम ये बात तो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि इंडिया में सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है। और खासकर इसमें आईएएस लेके आना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की कौड़ी है। और ये लोगों का सपना नहीं, ये लोगों का बहुत बड़ा सपना होता है। और शायद मतलब ये वो सपना होता है जो सिर्फ सपने में रहता है, लोग हकीकत में नहीं बदल पाते हैं। तो जब आप एमएससी कर रहे थे तो क्या उस समय इतनी हैबिट थी कि लगातार इतना बैठ के पढ़ते रहना और ये सब जो यूपीएससी में चाहिए? हाँ, एक्चुअल में एमएससी मेरा तो रिसर्च वाला फील्ड था, तो मुझे इतना टाइम मिलता नहीं था एमएससी करते टाइम कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकूं, क्योंकि हमारा रिसर्च का भी काम था। लेकिन जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का ये फायदा रहता है कि आपका
जैसे डिग्री करते हैं, आप एमबीबीएस डिग्री करते हो या फिर आईआईटी में कहीं कोई ग्रेजुएशन करते हो, बीटेक करते हो, या फिर ऊषा में जैसे एमएससी आप कर रहे हो, तो इनमें आपको सिटिंग अपने आप बन जाएगी, क्योंकि डिग्री के साथ ही आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। तो फिर आपको इजीली, आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं रहता यूपीएससी के लिए बैठना। 8 से 10 घंटे आप आराम से मैनेज कर लोगे डेली। अच्छा, और आपको ऐसा कभी महसूस हुआ जब आपका सिलेक्शन हो गया कि यार मैं इस चीज की तैयारी 11th-12th के बाद से स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, मैंने क्यों एमएससी के बाद ये तैयारी की? नहीं सर, मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जो जो बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे पूछते हैं अक्सर कि सर 11th-12th के साथ ही हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, लेकिन उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 11th-12th के बाद नहीं, पहले 11th-12th को आप बहुत अच्छे से करो। उसके बाद जो भी आप फील्ड में जाना चाह रहे हो, उस फील्ड में पहले जो ग्रेजुएशन है उसको अच्छे से, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़िए, ठीक। कॉलेज लाइफ को थोड़ा एंजॉय करिए। वहां से आपको एक मैच्योरिटी आती है अपनी पर्सनैलिटी में, क्योंकि वो चीजें आपको यूपीएससी नहीं सिखाएगी कभी। और वहां पर जैसे इंटरव्यू आप दोगे, मेंस दोगे या फिर प्रीलिम्स, उसमें स्ट्रेस जो मैनेजमेंट है वो आपका कॉलेज लाइफ है, वहीं पे आपको वो बनाएगा। अगर आप 11th-12th से स्टार्ट कर दोगे तो आप उन चीजों को मैनेज नहीं कर पाओगे जो यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान आपको रिक्वायर्ड जो रहती है। अच्छा, एक चीज मुझे बताना कि मेरा ये सवाल उस तरफ ज्यादा जा रहा है और मैं उसी तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस कर लेते हैं, उसके बाद आईएएस में आते हैं। जैसे आप एमएससी आपने की पूसा से और उसके बाद आप आईएएस में आए। यस सर। तो मेरा सवाल आपसे लोगों से ये है कि जैसे आपने एमएससी की तो उसका यूज हुआ इसकी तैयारी में कहीं? हाँ, मेरे लिए तैयारी में काफी यूज हुआ है, क्योंकि जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट था। हाँ, ऑप्शनल तो क्या था मेरा सवाल? मेरा एग्रीकल्चर था। अच्छा, एग्रीकल्चर। तो मैंने जो जिससे बीएससी किया, एमएससी किया, वो मेरे काम आ गया। अच्छा, तो पूरी की पूरी पढ़ाई काम आ गई। यस सर। वो एक बेटर तरीका है। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आईआईटी कर लेते हैं, उसके बाद यूपीएससी में आते हैं। बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस करके यूपीएससी में आते हैं। यस सर। और फिर वो सब्जेक्ट उठा लेते हैं सोशियोलॉजी या इस तरीके का, तो उस समय तो बड़ा उनके लिए मेहनत खराब सी चली जाती है उस समय की। यस सर। लेकिन एक चीज मुझे ये बताना कि जब आप एमएससी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी आपने स्टार्ट की और पहला अटेम्प्ट 1 साल लगा, दूसरा साल लगा, तीसरा साल लगा और चौथे अटेम्प्ट में आपका ये एग्जाम क्लियर हुआ, तो 4 साल का जो टाइम था उसमें आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि यार मैं ठीक ठाक उस जगह काम कर रहा था और मैं वहां पे अपनी चीजों को आगे किसी प्रोफेशनल चीज पे लेके जाता, मैंने इस यूपीएससी की लाइफ लगा दी पूरी इस 4 साल को, तो कहीं वो फेल्योर का रिस्क रहा मन में या वो डर रहा, और था तो उसको कैसे मैनेज करते थे उस डर को? और मतलब जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो और अगर आपको सफलता नहीं मिलती है, बिल्कुल, तो कहीं न कहीं आपको डाउट तो होता है कि यार वो फील्ड छोड़ के आए, यहाँ पे तो बहुत मेहनत है और क्या पता हो गया नहीं होगा। यूपीएससी में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है सर। बिल्कुल। और हमेशा एक फेलियर का डर तो रहता है। बट वो ये कि मतलब थोड़ा सा माइंड सेटअप आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि अब जब इस फील्ड में आ गए या जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फेलियर्स तो आएगी, तो आपको थोड़ा सा डट के सामना करना पड़ेगा। आपको तो डर शायद ज्यादा इसलिए लगा होगा कि आपने 12th हिंदी मीडियम से सरकारी स्कूल से पढ़े हुए। यस सर। कहाँ से पढ़े हुए सरकारी स्कूल में? मेरा जयपुर में एक डॉक्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस करके एक गवर्नमेंट स्कूल थी, वहां से मैंने अपना 12th किया था। और ये सामान्य एक परसेप्शन भी बना हुआ है सभी में कि हिंदी मीडियम का एक तो रिजल्ट, सच भी बात है कि बहुत कम आता है। यस सर। आना और आईएएस लेना तो सच में बड़ी बात हो जाती है उसमें। और दूसरी चीज ये रहता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे को बहुत सारी चीजों में दिक्कत होती है, जैसा हम बाकी बच्चों से सुनते हैं। तो आपको हिंदी मीडियम वाला रिस्क लगता है या लगता था जब तैयारी कर रहे थे? हाँ, हिंदी मीडियम का रिस्क तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, है, काफी है। हाँ, स्पेशली हिंदी मीडियम में जैसे आप स्टार्टिंग में प्रीलिम्स से हम अगर स्टार्ट करेंगे, तो जैसे मेरा जो बैकग्राउंड था, मेरे पास 12th में बायोलॉजी था, तो बायोलॉजी होने के कारण आपका जो जैसे रीजनिंग चाहिए, मैथ्स चाहिए, तो आपने कभी नहीं पढ़ा। वो 10th तक आपने पढ़ाई की रहती है, लेकिन उतना आपने ध्यान कभी नहीं दिया। बिल्कुल। तो वो जैसे आप सीसेट दोगे, तो सीसेट में आप कहीं ना कहीं आपको एक अलग से कोचिंग लेना पड़ेगा। बिल्कुल। या फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो पेपर का वो है। उसके बाद मेंस है, मेंस लेवल पे भी जितने सारे सब्जेक्ट हैं वो अभी आज तक आपने पढ़े नहीं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब नए सब्जेक्ट्स आपके लिए रहते हैं। और स्पेशली जो स्टडी मटेरियल है, हाँ, स्टडी मटेरियल में जो हिंदी मीडियम के लिए है, जो एक लैंग्वेज जो बन के आती है, क्योंकि अगर सेम स्टडी मटेरियल भी है, जैसे लक्ष्मीकांत इंग्लिश में भी है, इंग्लिश का ट्रांसलेट होकर हिंदी में आती है, लेकिन जैसे उसका ट्रांसलेट हिंदी में होता है तो ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा टफ रहता है। तो कई बार बच्चा उसको समझने में उतना जो, और जब हम एग्जाम देते हैं प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स में जब आपको इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं तो आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकते हो। जेन्युइन बात है। अदरवाइज वहीं पे आप पिछड़ जाते हो, कई बार उसमें कंफ्यूजन होके
हिंदी आपने थोड़ा गलत समझ लिया कि कहना क्या चाह रहा है, तो आपको टाइम भी लगेगा एक तो समझने में क्वेश्चन को, तो आपका टाइम एक्स्ट्रा लग गया। दूसरा आपने थोड़ा गलत समझ लिया और कंफ्यूजन के कारण नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि आपका स्टडी मटेरियल हो गया। फिर आप जब मेंस देते हो, मेंस में हिंदी में आपको लिखने में थोड़ी तकलीफ ज्यादा होती है, बार बार आपको पेन उठाना पड़ता है। तो वहां पर एक क्वेश्चन लिखने में हिंदी मीडियम को जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना इंग्लिश मीडियम वाले को नहीं लगता है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप और शायद यही कारण है कि हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत कम सेलेक्ट हो रहे हैं। exactly. और हो भी रहे हैं तो बहुत लोअर रैंक पे ही आ पा रहे हैं। मतलब प्रॉपर आईएएस निकालना बहुत मुश्किल हो पाता है इतना। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताना कि जैसे एक आदमी जब कोई भी चीज जिस भी लैंग्वेज में वो पला बड़ा होता है तो कोई भी चीज सोचता है तो पहले उसी लैंग्वेज में सोचता है। जैसे हम हिंदी माध्यम से पढ़े, आप हिंदी माध्यम से पढ़े, तो कोई भी चीज सोचेंगे तो हिंदी में ही सोचते हैं पहले उसको, और फिर उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। तो जब आईएएस की आप बिल्कुल फाइनल तैयारी पे आ गए थे तो आपने अपना जो मीडियम है उसको शिफ्ट कर लिया था पूरी तरीके से माइंडसेट के मुझे इंग्लिश में रहना, या आखिरी पेपर तक आप हिंदी में ही गए थे? नहीं, मेरा जो था, मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी शुरू में, तो मेरा जो कंफर्ट जोन था वो हिंदी था। अच्छा। क्योंकि 12th तक मैंने हिंदी में किया था, फिर बीएससी मैंने हमारा इंग्लिश मीडियम में था और एमएससी भी इंग्लिश मीडियम में था। लेकिन उसके बावजूद भी आप केवल एग्रीकल्चर मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, लेकिन रिमेनिंग जो जीएस वगैरह है वो तो आपको अलग से एक लैंग्वेज उसके लिए चाहिए हिंदी में, जो मैं कंफर्टेबल था। तो मैंने हिंदी में स्टार्ट किया। लेकिन बाद में मुझे बीच में पता लगा कि जो ऑप्शनल है, मतलब आप जीएस और ऑप्शनल दोनों किसी एक ही मीडियम में लिख सकते हो। अच्छा। तो अब जैसे मैंने ऑप्शनल अपना एग्रीकल्चर रखा हुआ था, तो वो किसी भी हालत में मैं हिंदी में नहीं लिख सकता था, वो तो मेरे लिए टफ टास्क था। तो बाद में आई थिंक 2017 में यूपीएससी ने एक बदलाव किया कि आप जीएस आप किसी और लैंग्वेज में लिख सकते हो, जैसे मैं हिंदी में लिख सकता हूँ, और ऑप्शनल मैं अपना हिंदी में इंग्लिश में लिख सकता हूँ। तो वो मेरे लिए एक रिलीफ था। तो फिर मैंने अपना जीएस हिंदी में लिखा, ऑप्शनल मैंने अपना इंग्लिश में लिखा, इंटरव्यू मैंने हिंदी में दिया। तो मेरे लिए अच्छा रहा वो। बहुत अच्छा रहा। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताना कि जब आप तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की एमएससी करने के बाद, और जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट तो चलो आप सीरियस भी इतना ज्यादा नहीं थे, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ। यस सर। आपका फर्स्ट टाइम में प्रीलिम्स नहीं हुआ, सेकंड टाइम में प्रीलिम्स नहीं हुआ, थर्ड टाइम में भी प्री क्लियर नहीं हुआ, और फोर्थ टाइम्स में आपके सारे क्लियर हुए, प्री मेंस और इंट्रो। तो उस पहले 2-3 साल के बीच में आपने ये नहीं सोचा कि मैं थोड़ा सा किसी और साइड भी मूव कर लेता हूँ, एसएससी की साइड या बैंकिंग की साइड या स्टेट की तरफ, किसी और जॉब की तरफ भी मूव करता हूँ, या डेडिकेटेडली एक ही तरफ रहा मूवमेंट? एक्चुअली मैं उस टाइम जैसे एसएससी का तो मेरे दिमाग में नहीं आया, एसएससी और जो वनडे एग्जाम है उनका तो नहीं आया। बट उस बीच में मैंने एक लेक्चरर का दिया था, एग्रीकल्चर लेक्चरशिप का, तो उसमें मैंने इंटरव्यू यूपी में मैंने दिया था। उसके बाद वो तो आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक की तरफ चलते रहे, एग्रीकल्चर से कर रहे थे तो उसी तरफ, इन जनरल नहीं सोचा कभी? नहीं, ड्यूरिंग प्रिपरेशन मैंने वो दिया अपना, एक लेक्चरशिप का निकला तो मैंने देखा कि दे दो। उसके बाद पीसीएस, राजस्थान पीसीएस हो गया, उसके बाद यूपी पीसीएस हो गया, लेकिन मैंने डेडिकेटेड होके उसकी तैयारी नहीं कर पाया। क्योंकि या आप एक ही जगह फोकस कर सकते हो, या तो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस। क्योंकि स्टेट पीसीएस में राजस्थान आपको देना है, तो राजस्थान की जो जियोग्राफी है, वहाँ का हिस्ट्री है, इनमें आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो कई बार वो एक अलग डिमांडिंग नेचर है उन एग्जाम का, तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन कुछ जैसे यूपी पीसीएस हो गया और यूपीएससी हो गया, उनका सिलेबस काफी अब मैच कर रहा है। अच्छा। पैटर्न भी सेम है, तो उसके लिए थोड़ा सा जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो कर सकते हैं दोनों को साथ में, साइड बाय साइड, बट थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। अच्छा, एक चीज जो मेरी बहुत ज्यादा इच्छा थी आपसे जानने की, जो बहुत सारे नए बच्चों के काम आने वाली चीजें, कि एक आदमी जब एक एफर्ट करता है तो उस एफर्ट के बाद उसका एनालिसिस करता है कि मेरी ये कमी रही या ये मेरी अच्छी चीजें हैं, इसको मुझे आगे बढ़ाना, और ये मेरी कमी रही, इसको मुझे ठीक करना है। तो आपका 3 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ सीसेट। यस सर। तो आपने कुछ कारण सर्च किया कि क्यों नहीं हुआ और क्या क्या सुधार उसमें करना था? तो वो एक बार मुझे अपनी स्टडी बताना क्या थी। प्रीलिम्स में मेरा जो था, जैसे 3 उसमें पार्ट है, एक कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एंड मैथ्स। बिल्कुल। तो मैथ्स मेरा बहुत कमजोर था, मुझे कुछ ज्यादा नहीं आता था, और रीजनिंग भी मैंने कभी पढ़ा नहीं था। मतलब यूपीएससी का रीजनिंग थोड़ा अलग लेवल का रहता है, तो उस लेवल का, और वहां पर आपको थोड़े तरीके आने चाहिए
बिल्कुल। जिससे आप कम टाइम में कर सको। आप क्वेश्चन को कर लोगे। लेकिन अगर एक क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको 5 मिनट लग रहा है तो आप मतलब प्रीलिम्स नहीं निकाल पाओगे, सीसेट नहीं निकाल पाओगे। तो मेरा मेन जो प्रीलिम्स में दिक्कत थी वो थी सीसेट। जीएस मेरा हो रहा था पर सीसेट में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी मैथ्स और रीजनिंग में। तो मैंने वहीं पे फोकस किया कि जब मैंने पहले इसको हल्के में लिया, पहले अटेम्प्ट में। हाँ, पहले अटेम्प्ट में एक्चुअली में मेरा हो गया था। क्योंकि 2018 का जब आप देखोगे पेपर तो थोड़ा सिंपल था। उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस थे। तो आप एक ही, अगर आपने थोड़ा सा एनालिसिस पावर है तो डेटा के क्वेश्चंस आप कर लोगे। लेकिन 19 के बाद जो यूपीएससी का पेपर है वो टफ काफी हो गया। तो फिर आपका पूरा जो भी प्लानिंग था वो फेल हो गया। तो फिर मैंने नए सिरे से रीजनिंग और मैथ्स दोनों पे फोकस किया कि नहीं, इनको भी, जैसे पहले क्या था कि जीएस पे पूरी तरह फोकस, कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इनको एक हर एक बुक पढ़नी पड़ेगी आपको अच्छे से। एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, उनका स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ रहे हो। तो उसी तरह फिर मैंने फिक्स किया कि नहीं, रीजनिंग और मैथ्स जो है इनके लिए भी आपको वही स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी जैसे आप जीएस पेपर के लिए कर रहे हो। तो उनको भी वैसे इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट किया फिर। अच्छा, एक चीज का जवाब मुझे और भी देना कि जो आपने सी सेट को तैयार किया, कि लास्ट जब 4th अटेम्प्ट में आपका सी सेट क्लियर हुआ, तो उसमें आपने कौन कौन सी चीजों पे ध्यान दिया, और जो आपकी तैयारी थी उसमें किन किन चीजों ने मदद की सी सेट में खास? यस सर। तो सी सेट में जैसे मैंने जो मेनली था कि प्रीवियस ईयर के पेपर है 2013 से लेकर 2021 तक के जितने भी पेपर्स थे उनको मैंने एनालिसिस किया और देखा कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं मैथ्स में, रीजनिंग में, वो कॉमन टॉपिक्स को सेलेक्ट करके उनका प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और एक गाइडेंस बहुत जरूरी है प्रीलिम्स के लिए, सी सेट के लिए, कि मैथ्स आप कम टाइम में किसी क्वेश्चन को सोल्व करना आपको, तो कैसे सोल्व कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने कैरियरविल ऐप था, उस पर आप ही की क्लासेस मैंने ली मैथ्स के लिए, और रीजनिंग के लिए पीयूष सर की थी, पीयूष वार्सने सर, तो वहां से मैंने सीखा। तो पीयूष वार्सने सर का जो विदाउट पेन एंड पेपर, तो वो मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा कि अगर विदाउट पेन एंड पेपर के आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, आपको एक ट्रिक मिल गई है विथ कॉन्सेप्ट। ट्रिक बहुत सारी बताते हैं लेकिन वो ट्रिक आपको बहुत सारी ट्रिक्स याद करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ ट्रिक्स ऐसी रहती है जो आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ मिल जाती है। तो इसलिए मेरा जो रीजनिंग था और मैथ्स था, मैथ्स में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक थे, उनको मैंने कैरियरविल ऐप से तैयार कर लिया। तो उससे मुझे काफी मदद मिली, जो कम टाइम में मैंने उनको सोल्व किया। बिल्कुल, और ये बड़ा जरूरी है कि एक ऐसा बच्चा जिसने 10th के बाद मैथ नहीं पढ़ा, नहीं, और जिसने मैथ नहीं पढ़ा इसका मतलब उसका रीजनिंग का बेसिक भी नहीं है, उसने रीजनिंग को भी टच नहीं किया, और वो एमएससी कर रहा है, और एमएससी के बाद फिर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और फिर एकदम से उसे पढ़ना पड़े और उसकी चीज समझ में आ जाए, तो बड़ी चीज है, क्योंकि वो गैप बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताना कि आपके पूरे सिलेक्शन को अगर हम 3 हिस्सों में बांट लें, एक सी सेट को, एक मेंस को और एक इंटरव्यू को, तो आपके हिसाब से तीनों में सबसे डिफिकल्ट क्या लगा आपको? हाँ, एज ए स्टूडेंट मैं हिंदी मीडियम का था, तो मुझे तो जैसे मेरा प्रीलिम्स 3 बार नहीं हुआ, तो मुझे लग रहा था कि मेरे लिए सबसे हार्ड जो है वो प्रीलिम्स है, क्योंकि यूपीएससी का जो मेंस है उसमें एक फिक्स सिलेबस है। तो उस सिलेबस को अगर आप देखोगे यार, आपके पास एक मेंस का एक क्वेश्चन रहता है तो आप उसको कुछ ना कुछ तो लिख के आ जाओगे अपने हिसाब से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन प्रीलिम्स में आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्वेश्चन क्या पूछेगा, कैसा पूछेगा, कितना टफ रहेगा, वो एक अलग है। तो और एक सी सेट हिंदी मीडियम के लिए, क्योंकि आपके लिए सी सेट बहुत ज्यादा थोड़ा सा टफ रहता है कि आपने कभी मैथ्स नहीं पढ़ी, रीजनिंग आपको दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, एक तरह से नए आपके लिए ये लॉजिकल रीजनिंग्स नए हैं। तो इसलिए हिंदी मीडियम के लिए, और जो मुझे महसूस हुआ वो थोड़ा सा मेरे लिए प्रीलिम्स जो था वो टफ रहा इसमें। जेन्युइन। अच्छा, मुझे एक चीज का और भी आप सजेस्ट भी करना, ताकि हम अपनी चीजों को उसके अकॉर्डिंग सुधार पाएं और अपने बच्चों को बता भी पाएं। मैंने अक्सर ये देखा कि जब बच्चा यूपीएससी की तैयारी करने आता है तो उसका सारे का सारा जो फोकस है ना इन स्टार्टिंग, वो चला जाता है जीएस वाले पोर्शन पे, और सी सेट पे उसका फोकस बहुत कम रहता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे फंसना स्टार्ट होता है तो फिर क्या करता है, वो पूरा फोकस लेके आता है। जबकि मुझे ये लगता है कि थोड़ा बैलेंस स्टार्टिंग से ही आपको लेके चलना चाहिए, क्योंकि अगर वो पहली स्टेज क्लियर नहीं होगी तो उस जीएस का फायदा नहीं होगा बाद में आगे जाके। तो आपके अकॉर्डिंग क्या तरीका होना चाहिए, क्योंकि आप उस मुकाम को पार कर चुके हैं जहां लोग सपना देख रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग वो क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जब आप एक रो स्टूडेंट पहली बार तैयारी करना शुरू कर रहा है, तो उसको कितना टाइम देना चाहिए किस किस चीज पे? जैसे आपको प्रीलिम्स और जब ये 3 पार्ट में होती है,
प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू यूपीएससी। तो इंटरव्यू का तो तैयारी आप जैसे ही मेंस के लिए जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, आप आईआर पढ़ते हो, और आपका हॉबी क्या है, वो सब चीजें आपकी तैयारी कर सकते हो बाद में। लेकिन जब जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो उसमें प्रीलिम्स एंड मेंस, उनका दोनों का प्रिपरेशन अगर साथ में स्टार्ट करते हैं तो अच्छा रहता है। जैसे आप अगर पर डे आपका 10 आवर्स है, तो उसमें से कम 2 घंटे आपको स्टार्टिंग से ही अपने सी सेट को देना चाहिए। और रिमेनिंग आपका जैसे 8 घंटे या 7 घंटे हैं, अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटा आपको अपना सी सेट को देना चाहिए, 5 घंटे अपने जीएस को दो। तो ऐसे डेली। उससे क्या होगा कि जब एग्जाम के 2-3 महीने रह जाएंगे तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, वो 2-3 महीने जब रहते हैं तब अपना सी सेट को उठाते हैं, और उस टाइम सी सेट काफी ज्यादा बर्डन रहता है और आप जीएस का फोकस भी नहीं कर पाते, जीएस पे भी फोकस नहीं कर पाते, और अपना सी सेट भी आप उतने अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि उस टाइम ज्यादा बर्डन आता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास 1 साल का प्रिपरेशन का टाइम है तो पहले दिन से ही आपको अपना प्रीलिम्स है उसके लिए सी सेट और जीएस, तो कम से कम 20-30% अपना टाइम जो है वो सी सेट को देना चाहिए। रिमेनिंग 70% जो टाइम है वो अपना जीएस को देना चाहिए। अच्छा, जो आपका पढ़ने का तरीका था उसमें आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे या रूम पे बैठ के पढ़ते थे? हाँ, तो इसमें मेरा मिक्स था कि मैं लाइब्रेरी भी ज्वाइन किया था, लाइब्रेरी में जाता था और रूम पे भी पढ़ता था। लेकिन जो एक इफेक्टिवनेस जो रहती है पढ़ाई में वो लाइब्रेरी में कहीं ज्यादा आती है, क्योंकि रूम पे आप अकेले पढ़ते हो और कभी कभी आपका मन नहीं रहता पढ़ने का, तो आपको थोड़ा सा बोरिंग महसूस होता है। लेकिन जब आप लाइब्रेरी में रहते हो, बहुत सारे बच्चों को पढ़ते हुए देखते हो और वहां पर कुछ नए दोस्त भी बन जाते हैं लाइब्रेरी में, तो आपको खुद के ऊपर भी एक ऐसा रहता है कि नहीं, साथ वाला पढ़ने आया आज, वो पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो एक कहीं ना कहीं आपका एक डिसिप्लिन जो है वो रूम की बजाय लाइब्रेरी में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो लाइब्रेरी थोड़ा सा मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहा। अच्छा, एक चीज का मुझे और भी जवाब देना कि हम ये मानते हैं कि पहला जो अटेम्प्ट था वो आपका नॉन सीरियस था, लेकिन उसके बाद जो तीनों अटेम्प्ट थे वो मतलब अच्छे से मन करके आपने दिया और उसमें टाइम भी आपका काफी रहा। तो उस टाइम के बीच में डिमोटिवेट होते थे बीच में, या कुछ ऐसी चीजें थी जो डिस्ट्रैक्ट भी करती थी? क्योंकि जब आदमी उस अवस्था में होता है तो रोज एक ही काम, रोज एक ही काम, रोज एक ही काम। और आईएएस पढ़ने के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि एसएससी की तरह हम ये कहेंगे 6 घंटे पढ़ो और मस्ती से बाकी खेलो कूदो आईएएस निकल जाएगा। आईएएस उतना आसान नहीं है। और अगर आप पढ़ने की ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ डिस्ट्रैक्शन लेवल भी बढ़ता है, उसके साथ साथ डिमोटिवेशन भी आता है, हैरेसमेंट भी होती है माइंड में। तो वो होती थी, और होती थी तो कैसे उससे अपने आप को बचाते थे? जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो जब प्री नहीं निकलता तो वहीं से आपको डिमोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है कि जब प्री नहीं निकल रहा तो आगे मेंस तो क्या ही देंगे। और जब 3 बार आपका प्रीलिम्स नहीं निकला तो और ज्यादा डिमोटिवेशन। तो डिमोटिवेशन तो हमेशा रहता है, लेकिन उसमें मोटिवेट रहने के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना है कि जैसे टेस्ट पेपर लगाना, तो वहां पर टेस्ट पेपर आप लगाओगे, उसके बाद आपको थोड़ा सा अपना टाइम शेड्यूल बनाना है। जैसे आप डेली का टाइम लिख के रखो कि इतने से इतने बजे तक मैंने ये पढ़ाई की, अपना टाइम टेबल बना के रखो। फर्स्ट। सेकंड, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको प्रीवियस ईयर के पेपर और जो टेस्ट देना आपको, तो थोड़ा सा आपका क्या फोकस ज्यादा हो जाएगा, दिमाग में इधर उधर की चीजें नहीं आएगी, आपको लगेगा कि मुझे ये पढ़ के ये टेस्ट देना है, तो थोड़ा सा आप फोकस्ड हो पाओगे। और एक थोड़ा सा क्या है कि अपने 2-3-4 फ्रेंड अच्छे रखना है ग्रुप डिस्कशन के लिए, ताकि आप जब भी डिमोटिवेट हो और जब आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप उनसे डिस्कस कर पाओ, उनके साथ अपना कुछ भी बात शेयर कर पाओ। जनरली क्या होता है, डिमोटिवेशन और डिप्रेशन जब आता है जब आप अकेले हो और आप किसी को अपनी बातें नहीं बता पा रहे हो, आप अंदर उसको ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बार बार सोच रहे हो, जबकि हो सकता है कि उसका सोल्यूशन आपको कई बार हम दूसरों को जब बात बता देते हैं तो उसको काफी हमें रिलैक्स महसूस होता है कि हम एक तरह से ड्रेन आउट हो गए। तो ये हमें थोड़ा सा करना चाहिए। और साथ में पढ़ाई के साथ हमें बॉडी पर भी ध्यान देना है। एक अच्छा खाना और पढ़ाई के साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज आप करते थे ये चीजें? हाँ, तो इसमें क्या रहता है ना कि जैसे कई बार क्या सोचते हैं हम कि एक्सरसाइज 1 घंटा मेरा जाएगा तो ये वेस्टेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर 1 घंटा दोगे तो आप रिमेनिंग की जो 23 आवर्स हैं आपके पास, 23 घंटे हैं, उनमें आप एक्टिव रहोगे। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटे से आपको पूरा 23 घंटे की एनर्जी मिल रही है। तो ये करने से आप थोड़ा सा डिमोटिवेशन डिप्रेशन से बच पाओगे। अच्छा, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी प्रहलाद आप में, कि जब आप पहले मिलने आए थे, जब आपका रिजल्ट आया था और आज मिलने आए हो, दोनों सेम सिचुएशन है। और मजे की बात यह है कि उस समय भी मुझे लगता है सेम ही कपड़े पहने हुए थे इसी टेक्सचर के, और सेम ही व्यवहार था। और ये बड़ी चीज है कि
आदमी इतना सिंपल रह जाए, तो ये कौन सी सोच है कि बिल्कुल उसी जीरो पे रुके हुए, यानी जहां थे वहीं रुके हुए हो। वरना आप जानते हैं कि आईएएस अपने आप में बहुत बड़ी चीज होता है ना। और जैसे जैसे सिलेक्शन होता है आईएएस पे, तो एटीट्यूड भी बहुत बड़े लेवल पे जाता है, ईगो भी बहुत बड़े लेवल पे आती है। और जब मैं तो कभी ऑफिसों में जाता भी हूं, तो मैं उस चीज को देखता हूं कि अगर एक आईएएस बैठा हुआ तो उसके साथ 10 लोग बैठे हुए हैं जो उसको पानी मारने में लगे रहते हैं या उसकी ईगो सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं। लेकिन मैंने देखा कि आप में आज भी वही स्टूडेंट जिंदा है ना। और वही ईमानदारी है, और वही कितनी बेसिक चीज है, देसी भाषा में जिसे हम कहते हैं ना, कति देसी बालक है। यस सर। कति वो कैसे मेंटेन कर रखा है यार, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि उस जगह जाके और फिर अपने आप को वहीं रखना। नहीं, एक्चुअल में सर ऐसा करने से बस ये लो मेंटेनेंस है ये। अगर आप एटीट्यूड में रहते हो तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको बहुत सारा एनर्जी चाहिए। लेकिन आप सिंपल फॉर्म में रहोगे तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ बाल बिल्कुल वही देसी सफेद हैं, जैसे हैं वैसे ही रही हैं। तो भगवान देता भी उन्हीं बच्चों को है जो डिजर्व करते हैं, और भगवान जानता है कि ये बच्चे उस चीज को वर्थ कर पाएंगे। हमारे हरियाणा में कहते हैं कि ये सिड़ा पाएगा, सिड़ाने का मतलब कि ये काम कर देगा जो इसको भगवान ने दिया है। अच्छा, तो एक चीज मुझे इसी बात से बताना कि आपके लिए सक्सेस क्या है जिंदगी में। आईएएस बनना सक्सेस है, खुश रहना सक्सेस है, सिंपल रहना सक्सेस है, या सक्सेस का कुछ और मायना है, या कुछ और मंजिल है जिसको पा लेने के बाद आपको सक्सेस मिलेगी। मतलब मेरे तरीके से अगर सोचे तो जैसे मैं पहले सोचता था कि आईएएस बनना मतलब सक्सेसफुल है, लेकिन वो अल्टीमेट गोल नहीं है जनरली। बाद में मुझे आईएएस मिलने के बाद देखा कि नहीं, ये सक्सेस नहीं है। असली है कि आप लाइफ में कितने ज्यादा मतलब खुश हो, कितने ज्यादा अपने काम से हैप्पी हो। अगर आप अपने काम को लेके हैप्पी नहीं हो, खुश नहीं हो, तो आप मतलब सक्सेसफुल नहीं हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइफ में है, आप जो भी काम करो कहीं पर भी हो, अगर कोई रिक्शा चला के अगर खुश है 24 आवर्स अपने प्रोफेशन से, तो वो उसके लिए सक्सेस है। अगर आप आईएएस बन के भी खुश नहीं हो, दुखी हो, तो फिर आपका आईएएस बनना बेकार है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो भी हो, जहां पर हो, आप खुश रहो तो यू आर सक्सेस। और मुझे लगता है कि जो एटीट्यूड इसमें नहीं आया बिल्कुल भी, ये जीरो है उस जगह पे, वो एटीट्यूड रिश्तेदारों में पूरा आया होगा, यार दोस्तों में पूरा आया होगा। जैसे हमारे यहाँ एक कुनबे में कोई एक आईएएस बना लड़का, तो वो बेचारा इतना कुछ नहीं किया, लेकिन उसके नाम पे जो पूरा यार रिश्तेदार थे उन्होंने पूरा हल्ला काट रखा था। तो ये आईएएस का बहुत बड़ा रुतबा होता है। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताना कि जो आईएएस रुतबा अंदर दिमाग में गया कि आईएएस बनना है, तो ये गया क्यों था? जो आप एमएससी कर रहे थे, किसी दूसरे को देख के तो ऐसे नहीं जा रहा कि, मतलब मुझे नहीं लगता कि भाई ये बच्चा साथ में 18 घंटे रोज तैयारी कर रहा है तो मैं भी 18 घंटे तैयारी करूं। नहीं, वो कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से दिमाग में घुस जाता है कि नहीं, मेरे को ये बनना है। उस पावर को देखा, लाल बत्ती को देखा उस समय, या कोई ना कोई चीज होती है जो एंट्री करती है, कोई मूवी देख के क्लिक होता है। जैसे मैंने बचपन में ना एक आर्मी की मूवी देखी थी, तो मुझे बचपन से ही शौक हो गया था कि मुझे आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना है। तो कोई तो एक पॉइंट होगा, अदरवाइज एक बच्चे में, खासकर मतलब तैयारी करने वाले बच्चे में, इतना तो नहीं होता कि यार मेरे बगल वाला इतना पढ़ रहा है तो मुझे पढ़ना है। देखो, पढ़ना, हम भी टीचर हैं, पढ़ना एक स्टेज के बाद तो बोरिंग होता है। यस सर। है ना, लगातार हम ये नहीं कह सकते कि पढ़ाई इंटरेस्टिंग है। तो कोई तो ऐसी चीज रही होगी जिसने अट्रैक्ट किया होगा, नहीं बनना है तो साला यही बनना है, कुछ हो जाए। नहीं, मतलब शुरू में जो एक आईएएस का जो हमारे समाज में जो सम्मान है, और जो रुतबा भी है ही बिल्कुल है, और तीसरा काम करने का जो डाइवर्सिटी है, तो सारी चीजें एक ही नौकरी में ऐसा है जिसमें सब कुछ मिल जाता है आपको। तो इसलिए सब में बेस्ट है, तो इसलिए कि यही करो। अच्छा, एक चीज मुझे ये भी बताना कि जब पहली बार आपको ये पता चला कि आईएएस में सिलेक्शन हो गया, उस समय रिएक्शन क्या था, और ये रिजल्ट कहाँ देखा था, किस पोजीशन पे थे उस समय? उस समय मैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा, नेक्स्ट अगले साल के लिए प्रीलिम्स की प्रिपरेशन चल रही। हाँ, क्योंकि ये शायद 30 मई को ये रिजल्ट आया था, और शायद 4 या 5 जून को वापस प्रीलिम्स का पेपर था। अच्छा। हाँ, तो मैं तो प्रीलिम्स का बैठा बैठा प्रिपरेशन कर रहा था। तो एक फ्रेंड थे, उन्होंने क्या नाम से पीडीएफ देखा, और उसमें मेरा प्रहलाद नारायण शर्मा की तो 104 रैंक है। तो मुझे विश्वास तो नहीं हुआ, मैंने खुद से लेके फिर दोबारा चेक किया कि सच में है क्या नहीं। तो फिर नेक्स्ट टाइम का प्रीलिम्स दिया था कि नहीं दिया था? नहीं, फिर तो देना मतलब दूसरे की सीट खराब करने वाली चीज है, और वो शायद होता भी नहीं इस साल। तो रिएक्शन क्या था जब हुआ? तो मतलब फर्स्ट काम क्या किया रिजल्ट को देख के, जब श्योर हो गया कि हाँ उसने बता दिया, इसने बता दिया, मैंने देख लिया कि हाँ हुआ?
हाँ, तो मैंने जब अपना रिजल्ट देखा तो मैंने घर वालों को बताया। अच्छा। और उसके बाद से क्या है कि इतने सारे कॉल्स वगैरह मैसेज वगैरह आ गए और कुछ लोगों ने घेर भी लिया। अच्छा। कह रहे इसका रिजल्ट हो गया, हाँ। माला पहनाना। तो क्या है कि वो जो मोमेंट था वो मैंने खुद से महसूस नहीं कर पाया जाता। वो क्या है कि बहुत जल्दी हुआ। हाँ, ध्यान इधर उधर लोगों ने भटका दिया। बाकी अगर जब आप खुद रहते हो अकेले तो आप उस चीज को महसूस कर पाते महसूस हो। कर, तो बड़ी खुशी हुई होगी है। हाँ, खुशी बहुत हुई है। अल्टीमेट रहता है यस वो। सर। अच्छा, अब जीवन में कोई और चीज ऐसी है जो आप नई जीवन में अपने में कर रहे हो? जैसे एक आदमी एक स्टेज के जाने के मतलब एक स्टेज पे पहुंचने के बाद अध्यात्म की तरफ चला जाता है। एक आदमी ऐसा होता है जो अपने माइंड सेट को ही रखता है कि नहीं, मेरे को जितना हो सकेगा पब्लिक सर्विस करनी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम करनी है, या कोई और माइंड सेट है अभी? नहीं सर, पब्लिक सर्विस तो है ही। वो तो आपका एक मतलब प्रोफेशन है। हम्म। लेकिन उसके अलावा भी आपको अपना एक स्किल डेवलपमेंट है, वो हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। नॉलेज, जैसे हम यूपीएससी के टाइम में न्यूज़पेपर पढ़ते थे, हम्म। तो जनरली क्या होता है इन सर्विसेज में आने के बाद आप न्यूज़पेपर वगैरह छोड़ देते हो, आप तो जो एक दुनिया है उससे कहीं ना कहीं कट कनेक्ट जाते हो। रहे, तो अब कनेक्ट रह रहे हो उसका। हाँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको न्यूज़पेपर वगैरह ये सब जो स्किल डेवलपमेंट है, नया एआई आ रहा है, हम्म। उन सभी को सीखना। हम्म। तो वो करके ही आप क्या है कि जो कम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें आप बेहतर बन सकते हो। अदरवाइज सिर्फ सेलेक्ट होकर और नॉर्मल जॉब करके आप मतलब फ्यूचर में आप उस जगह नहीं पहुंच सकते या वो काम नहीं कर सकते जो आपको करना करने के लिए जरूरत है फ्यूचर जरूरत में। है। मीन्स टेक्नोलॉजी की लेवल पे आपको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और ये बड़ा जरूरी है, नहीं तो होता क्या है कि आदमी की उम्र बढ़ती रहती है लेकिन उसका स्किल का जो लेवल है और जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है यस वो नहीं बढ़ता, और फिर एक टाइम के बाद वो ऑब्सोलीट होने शुरू हो जाता है। वो यस। बड़ा जरूरी है। अच्छा, एक चीज और बताना कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस समय सोशल मीडिया की एडिक्शन था कि नहीं था? सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते थे कि नहीं करते थे? हाँ, सोशल मीडिया पे मतलब जब मुझे कभी कभी लगता था हम्म। कि अभी पढ़ाई में मन नहीं कर रहा तो मैं थोड़ा गाने वाने सुनता था। अच्छा। यूट्यूब पर कोई भी नया गाना रिलीज हुआ है तो मैं सुन लेता था। हम्म। और सेकंड, जैसे ओलंपिक उस टाइम था, हम्म। मेरा जब प्रीलिम्स था उस टाइम, अच्छा। तो मैं आराम से ओलंपिक्स के सुबह आराम से 4 बजे मुझे कोई इंटरेस्ट था कि यार ये मैच देखना है, नीरज चोपड़ा का। चोपड़ा का मैच देखना है। हम्म। तो सुबह 4-5 बजे स्टार्ट हो गए, समझ क्योंकि वो गया। तो दूसरे कंट्री में हो रहा था कंट्री। तो उनका टाइमिंग हमारा जोन अलग था। हम्म। तो उसको देखना है, कुछ भी हो जाए। अच्छा, कहीं कभी ऐसा हुआ कि पढ़ाई से ब्रेक हुआ हो और वो ब्रेक थोड़ा लंबा चला गया हो? हाँ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ अच्छा, कि कंटिन्यू पढ़ाई रहे। से, हाँ मतलब 1 दिन का 2 दिन का मैक्सिमम ब्रेक हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर टेंशन आनी स्टार्ट होती है कि नहीं यार ये 2 दिन तो बहुत खराब हो गए। अच्छा, एक चीज मुझे ये भी बताना कि अभी जॉब में जो स्ट्रेस होता है काम का, अभी है कि नहीं है, और अगर होता है तो अब उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो? मतलब जॉब में अलग अलग टाइप का स्ट्रेस रहता है। हम्म। मतलब जैसे आप सुबह मॉर्निंग में ऑफिस में जाते हो, शाम तक आपको कहीं ना कहीं हम्म। 8 बज जाते हैं। हम्म। तो लगातार आप वहां पर काम करते हो। बहुत सारे कई बार ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आते हैं जिनको हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता है उन चीजों को हैंडल करने में। मीन्स आप लगातार इतना काम करते हो तो बॉडी की भी एक लिमिट रहती है। लिमिट रहती है। लेकिन उस स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ये कि अपनी बॉडी पर थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह मॉर्निंग में, अगर आपको रात को टाइम नहीं मिलता तो आपको सुबह को थोड़ा अपना टाइम बॉडी के लिए निकालना जरूरी है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जरूर। क्योंकि इन सर्विसेज में जो काम का जो ड्यूरेशन है वो फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है, और एक अकेली पोस्ट ये आईएएस ऐसी हो जाती है जिसके ऊपर जवाबदेही सारी इसी के ऊपर आनी एग्जैक्टली। है ना? नीचे के स्टाफ पे आप जो सबऑर्डिनेट होते हैं उस पे आप मतलब कन्वे तो करते हैं स्ट्रेस को, लेकिन अल्टीमेटली जवाब आपको ही देना है उस जगह यस पे। सर। चाहे वो सोशल मीडिया में हो या मीडिया में, अल्टीमेटली ब्लेम आपको ही होना है और उसकी तारीफ भी आपको ही मिलनी है। यस तो सर। वो एक बड़ा काम रहता है। अच्छा, एक मुझे ये बताना कि आज के समय में जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि यूपीएससी की ऑफलाइन फीस भी बहुत ज्यादा हो गई, 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए फीस है। और जैसा अमूमन देख रहे हैं कि बहुत कोई बिरला ही बच्चा होता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर लेता है या एक साल की तैयारी में यूपीएससी निकाल लेता है, क्योंकि यूपीएससी अब एक साल की तैयारी वाला एग्जाम नहीं है, यस सर। है ना? और बहुत कॉस्टली भी है। तो आज के समय में यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होना चाहिए वो बहुत मायने रखता है। आपका इस पे कुछ है विचार कि रखता है कि नहीं, आखिरकार संसाधन नहीं, बच्चे का जुनून ही काम करना है? मतलब सर आज से अगर हम अराउंड 6-7 साल पहले की बात करें, कोरोना, बिफोर कोरोना, तो उस टाइम क्या कि जितने भी फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे उनका केवल
ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट थे कि आपको दिल्ली आना पड़ेगा या फिर किसी बड़ी सिटी में जाना पड़ेगा Yeah. और वहां से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है कि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है और आपस में कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने ज्यादा हो गए हैं कि टीचर्स भी अच्छे हैं उनके पास और लोगों ने ऑनलाइन क्लासेज अभी स्टार्ट कर दी। तो आप घर पे रहकर भी मतलब जो दिल्ली में आकर आपका जो खर्चा था, रूम रेंट और जितना भी एक्स्ट्रा खर्चे थे वो मैनेज हो गए। और ऑफलाइन कोचिंग के बजाय जो ऑनलाइन कोचिंग है उनकी जो फी है वो बहुत कम हो गई है। तो इसलिए मतलब अभी जो एक मीडियम फैमिली है, मीडियम बैकग्राउंड, वो भी अभी इसको अफोर्ड कर सकती है। बस थोड़ा सा क्या है कि वो जो एक एनवायरमेंट रहता है ऑफलाइन क्लासेज में कि आपको मित्र बन जाते हैं, आपको तुरंत टीचर से मिल सकते हो, कोई भी डाउट रहता है तुरंत आप क्लियर कर सकते हो। अगर टीचर से नहीं भी मिलना हो तो आपस में क्लास में बैठे बैठे आप पूछ सकते हो अपने साथी को कि यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ऑनलाइन में वो थोड़ा सा क्या है कि मिस होता है और एक थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन रखना ऑनलाइन में थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बट हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी ये है कि जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है वो भी प्रिपरेशन के लिए आराम से सोच सकता है। अच्छा, मुझे एक बात का और भी जवाब देना कि जैसे जैसे अभी वक्त बदलता जा रहा है तो सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बड़े लेवल पे आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुछ मूवीज देख के आ रहे हैं और उनको बस मूवी देख के उन्होंने सपना पान लिया कि आईएएस बनना है। सोशल मीडिया पे रील देख ली, आईएएस बनना है। आईएएस की आज के समय में बहुत सारे आईएएस हैं जो सोशल मीडिया यूज करते हैं और उनका रुतबा देखकर और वो सारी चीजें देख के बच्चा प्रभावित होके आईएएस की तैयारी करना शुरू कर रहा है। लेकिन जब वो ग्राउंड रियलिटी पे आता है तो वो तैयारी बिल्कुल अलग होती है, रुतबा अलग बहुत दूसरी चीज है और तैयारी बिल्कुल बहुत गहराई में डूब के करनी होती है। यस सर। और उस चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाते हैं और अपने कैरियर के बहुत सारे साल खराब कर देते हैं, क्योंकि वो जुनून उतना नहीं है तैयारी करने का जितना जुनून पैदा कर दिया उस रीलों ने और मूवीज वगैरह देख के। आपको इसमें आप नए बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी करना चाह रहे हैं, वो कैसे पहचाने कि उनका पैशन है भी कि नहीं है, या कहीं उनका पैशन ऐसा तो नहीं है कि केवल और केवल सोशल मीडिया से ही डेराइव होके आया हुआ है? हाँ, ये मैं देखता हूँ काफी बच्चे रील्स वगैरह देख के वो जो जो बोलते हैं ना वीआईपी एंट्री या फिर रॉयल एंट्री, वो रील्स देख के कई बार उनका अट्रैक्शन होता है। बिल्कुल। लेकिन आपको देखना है कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपका जो भी जो स्कूलिंग कैसी रही है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस एग्जाम की डिमांड्स क्या है और उनको मैं कितना फुलफिल कर पाता हूँ। देखो ये काफी मतलब काफी रियलिटी है कि यूपीएससी एग्जाम में आपको मेंस देना है, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा उनकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो एक अच्छी राइटिंग वाला व्यक्ति को टीचर ज्यादा मार्क्स देगा, आपकी राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। ये मतलब एक्सेप्टेबल बात है, लेकिन इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते और हम लग जाते हैं प्रिपरेशन में। तो पहले एग्जाम की डिमांड्स को समझना बहुत जरूरी है, ना कि आप रॉयल एंट्री वीडियोस देखकर, रील्स देखकर आप इसमें आओगे। क्योंकि अननेसेसरी ऐसा कदम उठाने के बाद आपको जब सिलेक्शन नहीं होगा या फिर आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो फिर आप डिप्रेशन में जाओगे। तो उसका रीजन यूपीएससी एग्जाम नहीं है, उसका रीजन है कि आपने अच्छे से उसको एनालाइज नहीं किया, एग्जाम की डिमांड को आपने नहीं समझा। तो ये समझकर ही आपको इस एग्जाम में एंट्री करना है और अपना ये भी देख लेना है कि आपका रुझान किस तरफ है। सिर्फ कई बार क्या है कि सर्विस में आने के बाद भी आपका एटीट्यूड अगर वैसा नहीं है कि आप दूसरों की मतलब डिप्रेशन या फिर जो भी एक प्रेशर सिचुएशन है उनको हैंडल कर पाते हो या नहीं, आपको लंबे टाइम तक जॉब करने में मजा आता है कि नहीं, वो सारा भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप पब्लिक डीलिंग में कैसे हो, आपको पब्लिक डीलिंग में ज्यादा मजा नहीं आता। तो वो सारी चीजें सोच कर ही आपको यूपीएससी के प्रिपरेशन में लगना है। जो बच्चा इस समय 12th में या 12th पास कर रहा है, आपके हिसाब से उसको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपने ग्रेजुएशन के दौरान इन 3 सालों में उसे तैयार कर लेनी चाहिए और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? मैं पूछना चाह रहा हूँ राइटिंग में, जैसे आपने कहा कि राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। yes, दूसरा, उसका करंट में नॉलेज बहुत जरूरी, करंट अफेयर्स वगैरह की नॉलेज बहुत जरूरी है। तीसरा कि वो जिस सब्जेक्ट को यूपीएससी में चूज करना चाह रहा है, जो आपने उस समय कहा, जैसे आपका एग्रीकल्चर था तो आपने एग्रीकल्चर से किया, तो ऐसे और कितने आयाम हो सकते हैं जो एक बच्चे को पहले से तैयार होके करने चाहिए? जैसे मैं अभी एक सोशल मीडिया की एक रील देख रहा था कि जापान में कोई बच्ची है, 6-7 साल की बच्ची, और उसको अभी से ओलंपिक के लिए तैयारी कराने लग रहे हैं उसके पेरेंट्स। तो वो सारी चीजें उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो सारी रिक्वायरमेंट अभी से फुलफिल कर रहे हैं।
तो आपकी चूंकि रैंक भी 104 है, आप आईएएस बने हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से पता है उस 4 साल के संघर्ष के निचोड़ को कि एक बच्चे को क्या क्या चीजों की जरूरत होगी कि उसको इतना संघर्ष ना करना पड़े जितना बाकी बच्चे करते हैं। तो वो आप कौन कौन सा सजेस्ट करोगे? ग्रेजुएशन के लेवल पे अगर आप सोच रहे हो कि मुझे फ्यूचर में प्रीलिम्स मतलब यूपीएससी की देना, यानी preparation उसी करनी 3 साल के ड्यूरेशन में क्या क्या चीजें हाँ, वो एक्टिव करे तो अपनी। आप थोड़ा सा क्या है कि यूपीएससी का सिलेबस को समझ सकते हो कि यूपीएससी के सिलेबस की क्या क्या डिमांड्स है, और उसमें जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, अगर जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उस टाइम आपको एक्स्ट्रा जो टाइम मिलता है, जैसे जो भी छुट्टियां मिलती है या फिर 1-2 घंटे का जो टाइम मिलता है, उसमें जो बेसिक बुक्स है, जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत हो गया, उसी टाइप से जो बेसिक बुक्स है, एनसीईआरटीज हो गई, अच्छा, तो उनको आप थोड़ा सा तैयार कर सकते हो, एक रीडिंग दे सकते हो। ठीक है। दूसरा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एक बार देख सकते हो, और उसी टाइम आपको ये एनालाइज कर लेना है कि मतलब इस एग्जाम की प्रिपरेशन मेरे लिए मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो वो आपका टाइम बच जाता है उस टाइम। क्योंकि बाद में आप ग्रेजुएशन के बाद इस एग्जाम में आते हो, 1-2 साल खराब करते हो, उसके बाद पता लगता है कि नहीं, मैं इस एग्जाम के लिए नहीं बना हूं। तो अगर उसी टाइम आप ये फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कि इसके लिए आपको जैसे इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर आपकी राइटिंग स्किल्स है, उन पे आपको थोड़ा फोकस अच्छा, करना है। राइटिंग स्किल्स में आप कुछ टेक्निकलिटीज बताएंगे मुझे कि जो मतलब उन बातों को ध्यान में रख के एक बच्चा अपनी चीजों को तैयार करे 3 साल में, कि राइटिंग स्किल में कौन कौन सी चीजें तैयार होनी चाहिए। जैसे आपका 4th अटेम्प्ट में आपने मीन्स दिया और 4th अटेम्प्ट में आपका क्लियर हुआ, तो यानी आपकी राइटिंग स्किल गजब की रही होगी। आप लिखते हो कुछ ना कुछ ऐसा स्किल यूज कर रहे होंगे जो बाकी लोग नहीं कर रहे होंगे। तो मैं एग्जैक्टली वहीं ले जाना चाह रहा हूँ कि वो क्या चीजें जो बच्चा अभी से तैयार करे, ताकि वो मेहनत ना करनी पड़े जो मेहनत आपने की, या वो मेहनत बचे बच्चे की कुछ। तो जो आपकी आंसर राइटिंग की जो स्किल्स है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक तो आपका अच्छा स्पीड होना चाहिए। एक तो राइटिंग अच्छी हो, दूसरा स्पीड, कि आपको जो लिमिटेड टाइम है उसमें जो भी वर्ड्स है उनको आप लिख पाओ। और तीसरा, आपको लिखना क्या है, मतलब क्वेश्चन की डिमांड आपको समझना है, और उसी टाइम आपको समझना है कि इसमें मैं कम वर्ड्स में कैसे अपने जो जो भी क्वेश्चन की डिमांड है उसको कंप्लीट कर पाऊं। तो उसी टाइम से आपको डेवलप कर लेना चाहिए कि जो हमें लिखना क्या है क्वेश्चन में, अननेसेसरी की बातें नहीं लिखनी है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हमें पहले से ही एक माइंड मेकअप कर लेना चाहिए कि किस तरीके से एक अच्छा आंसर लिखा जाता है। अच्छा, एक जैसे इंटरव्यू होता है यूपीएससी में जो फाइनल स्टेज है, उसकी तैयारी मुझे नहीं लगता कि वो मेंस के बाद 1-2 मॉक देने, इंटरव्यू के मॉक देने से होती होगी। वो आपकी लाइफ लॉन्ग तैयारी होगी, वही रिफ्लेक्ट होती होगी। तो कौन से ऐसे स्किल हैं जो यूपीएससी में इंटरव्यू के टाइम में चेक किए जाते हैं बच्चे में? और मेरा सवाल फिर से वहीं पे ले जा रहा हूँ कि इंटरव्यू के लिए बच्चा कैसे अपने 12th के बाद से ही वो तैयारी करना स्टार्ट करेगा, या ये बेसिक चीजें हैं, ये तो उसे पढ़ के आनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि आप मैथ की पढ़ना चाह रहे हो, तो एटलीस्ट पहले स्क्वायर याद कर लो, फिर टेबल याद कर लो, ये चीजें याद कर लो। तो इस स्तर पर मैं आप जानना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यू के लिए कौन कौन सी बेसिक चीजें जो अपनी लाइफ में वो बच्चा अप्लाई करे 3 साल में, ताकि जब वो इंटरव्यू देने बैठे तो वो चीज रिफ्लेक्ट हो पाए इजीली। हाँ, तो इंटरव्यू में आपका पूरा एक डेफ भरवाया जाता है। तो उसमें पूरा आपने जब एग्जाम देने जा रहे हो तब तक आपने कौन कौन से अचीवमेंट्स किए हैं, कि जैसे एनसीसी है या एनएसएस है या फिर कोई लीडरशिप का प्रोग्राम है, इसमें आपने कुछ अचीवमेंट किया है। तो अच्छा रहेगा कि जैसे ग्रेजुएशन का टाइम रहता है उसमें आप कुछ ऐसे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो ताकि वहां से क्वेश्चंस बन सके, तो उन पे आपको फोकस करना है। दूसरा, जो भी आपने लीडरशिप या कोई भी प्रोग्राम अटेंड किया है या फिर कोई भी कॉन्फ्रेंस वगैरह या फिर कोई भी एनसीसी किया है, तो उन एरियाज का आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, या उनके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। आप सुपरफिशियल नॉलेज नहीं होनी चाहिए। ओके, नाइस। सेकंड, आपको इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपकी हॉबी है, तो हॉबी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और आपको एक हॉबी डेवलप कर लेनी चाहिए। जैसे रनिंग हो गया या आपको बुक रीडिंग है, तो बुक रीडिंग के बारे में आपको सारा पता होना चाहिए कि बुक रीडिंग के टाइम में कैसे पढ़ना चाहिए, कितने वर्ड्स डेली के पढ़ने चाहिए, आप बुक को कैसे पढ़ते हो, कितने दिन में खत्म करते हो, आपके कौन कौन से जो राइटर्स हैं वो कौन कौन से फेमस हैं, कोई एक पर्टिकुलर राइटर का नाम वो पूछ लेंगे, तो उसकी सारी बुक्स आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अच्छा, आपकी हॉबी क्या थी सर? मेरा तो रनिंग रनिंग एंड कुकिंग मैंने लिखा था अपना हॉबी। अच्छा, तो उसमें क्या क्या सवाल आपसे पूछा था इंटरव्यू में, अगर याद हो? जैसे रनिंग में मुझे पूछा था कि रनिंग के फायदे क्या क्या हैं, ठीक है, तो मुझे एक ही पूछा। और कुकिंग में मुझे पूछा था कि क्या नाम से, जैसे आप मिड डे मील है, तो मिड डे मील में राजस्थान जो एरिया है, सूखा प्रदेश है, तो वहाँ पे मिड डे मील में क्या चेंजेस करवाना चाहोगे, मतलब न्यूट्रिशन के लेवल पर। तो वो मैंने
मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे, तो एक दो क्वेश्चंस थे, किसी भी लेवल पे पूछ सकते हो। और ये जो आपने बोला कि एनसीसी और ये चीजें काउंट होती है इंटरव्यू में क्या आप? हाँ, मतलब ये आपकी जो पर्सनैलिटी है इसको रिफ्लेक्ट करती है कि अगर आपने पहले एनसीसी वगैरह किया है और उसमें जैसे कुछ रैंक्स रहती है, हाँ, सीनियर अंडर ऑफिसर, जूनियर अंडर ऑफिसर, सार्जेंट, तो अगर आपने पहले से इन पोजीशंस पे काम किया है तो इट मीन्स मतलब आपका जो एक बिहेवियर है और आपकी पर्सनैलिटी है, कहीं ना कहीं लीडरशिप झलकती है उसमें। तो फिर उनको थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा आपको ये जांचने में कि आपका जब पहले से इंटरेस्ट है तो फ्यूचर में आप जब उस क्षेत्र में जाओगे तो वहां पर भी आप आराम से काम करो। अच्छा, एक बार है ना, सचिन से किसी ने पूछा कि आप इतने महान क्रिकेटर बन गए तो ऐसी कौन सी आप में खूबी थी कि आप इतने बड़े क्रिकेटर बने? तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि मैंने आज तक कोई भी एक ऐसा सिंगल दिन नहीं गया जिस दिन मैंने 500 बॉलें कम से कम फेस ना की हो। ऐसे ही हर आदमी से जब पूछा जाता है कि उसकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है तो वो अपने अपने तरीके से उसको बयां करते हैं। आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो, 12वीं क्लास सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हो, आपने ना मैथ और रीजनिंग ये सब चीजें पढ़ी नहीं 10th क्लास के बाद, फिर आप प्रॉपर आईएएस बने और 104 रैंक, आप 104 आपकी रैंक आई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप सेलेक्ट हो गए तो उसमें कौन सी ऐसी ताकत थी जो आपको लगता है कि मेरी ये चीज बहुत मजबूत थी, इस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ? हाँ, जैसे फेलियर्स तो हर किसी के लाइफ में रहते हैं। हम्म, मुझे भी जैसे 3 अटेम्प्ट्स में नहीं सिलेक्शन हुआ तो डिमोटिवेशन भी रहता है। हम्म, लेकिन ये मैंने देखा कि कुछ मिला या ना मिला हम्म, एग्जाम में, लेकिन हमको कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ बेहतर कर ही लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या नाम से आपका जीवन ही खत्म है। तो पहले तो ये है कि किसी भी एग्जाम को जीवन मरण का सवाल नहीं बनाना है जनून कि अगर इसमें सिलेक्शन हुआ तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, मेरे घर वाले बर्बाद हो जाएंगे या समाज में मुझे जीने लायक नहीं रखेंगे। तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग है उससे अगर आप हट गए और आपने अगर उसको पॉजिटिव बना लिया कि नहीं, एग्जाम देने का मुझे मौका मिला है, मैंने इतनी सारी चीजें सीखी है, तो इससे कहीं ना कहीं मेरी पर्सनैलिटी जो है और नॉलेज का जो लेवल है वो बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं मेरा एक व्यक्तित्व में निखारी आएगा। निखार है। तो अगर आप उसको पॉजिटिव लेवल पे लोगे तो फिर आप मतलब जो फेलियर का डर है वो आपका निकल जाएगा और आप बेहतर करोगे। नहीं, बहुत जेन्युइन चीज है और मतलब मुझे भी ये बहुत परफेक्ट लगा ये आंसर, इस नजर से कि आप एक चीज की तैयारी कर रहे हो तो उसे अंतिम सत्य मत मानिए, उसे जीवन मरण मत मानिए। Yes. कि यूपीएससी है तो अगर आप उसमें सीखने की कोशिश करते रहेंगे तो आप खेल पाएंगे उस चीज को बहुत अच्छे से। और शायद यही एटीट्यूड रहा होगा पहला का, तभी ये इतना संघर्ष के बावजूद इतना बढ़िया से निखर के आया। और जब निखरा तो ऐसे निखरा कि लोग देखते रह गए। अच्छा, आपका जो आईएएस में सिलेक्शन हो उसके बाद आपको कैडर मिला उड़ीसा का, रहने वाले आप कोर राजस्थानी हैं। यस सर। तो खाने में फर्क, वातावरण में फर्क, कपड़े पहनने ओढ़ने का फर्क, और भाषा तो बिल्कुल ही अलग हो गई। तो ये चारों चीजों में डिफरेंस है। तो वहां जाके कौन कौन से ऐसे तालमेल बैठाए कि वहां मन लग गया आपका और ना वजन बढ़ा ना घटा और वैसे के वैसे रह गए? नहीं मतलब जब भी आप किसी नए प्रदेश में जाते हो तो वहां पर थोड़ा सा आपको अलग लगता है। बट जैसे ये तो ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो पूरा इंडिया में आपको कहीं पर भी मतलब पहले से ही जब ऑल इंडिया सर्विस है तो कहीं भी आपका कार्डर मिल सकता है, कहीं पर भी आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो सबसे अच्छा है कि अपने खुद के प्रदेश में रहकर किसी दूसरे प्रदेश में अब आप जाते हो तो वहां पर थोड़े चैलेंजेस आप फेस करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा और स्ट्रांग बनाते हैं और आपको नई चीजें सीखने को मिलती है, दूसरों का कल्चर सीखने को मिलता है, वहाँ का रहन सहन। तो इससे आपका और नॉलेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है। आप किसी जिस प्रदेश में आप हो वहीं काम करोगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं होगी, आप उन्हीं चीजों को सीखोगे जो पहले से जान रखे हो। लेकिन आप जब नई जगह काम करते हो तो वहां पे और आपको ऐसी चीजें सीखने को मिलती है जो आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं लाइफ में हेल्प करती है। और लैंग्वेज का थोड़ा अलग है, तो हमारे को जब कार्डर अलॉट होता है तो उस टाइम ट्रेनिंग रहती है लैंग्वेज के अलग से। तो लैंग्वेज जो उड़िया लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं थोड़ा संस्कृत और हिंदी उससे बोलने में वो उससे मैच करती है, तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट उसकी जो स्क्रिप्ट है वो थोड़ी अलग रहती है। बाकी खान पान जो है थोड़ा सा वो डिफरेंट है, तो वो भी मैनेज हो जाता है आजकल तो। सर मतलब जो भी सुपरमार्केट जब से हो गए हैं तो सब आपको कुछ हर एक अवेलेबल है। हाँ सब कुछ अवेलेबल है। तो आप उड़िया समझ लेते हो प्रॉपर? हाँ, यस। ब्रिलियंट। अच्छा, हमारे यहाँ जब कोई बच्चा आईएएस बन जाता है, आईएएस पोस्ट पे अगर वो चला जाता है तो उससे ज्यादा या उसके उसके खुद के परिवार माँ बाप से ज्यादा उसके समाज की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है।
यार रिश्तेदार फोन करते, यार मेरा ये बड़ा काम निकलवा दे, तेरा तो क्या ही बिगड़ना है, तो उस एसडीएम को फोन मार दे, या उसको आईएएस को फोन मार दे, या आईपीएस को फोन मार दे। तो ये चीजें तो, आप भी लोकल राजस्थान से हैं, देसी परिवार से हैं, तो ये समस्या तो आपके साथ भी आती होंगी। हम जैसे बहुत लोगों के फोन आते होंगे कि सर ये देख लेना, इसको करवा दो, तो उसको टैकल कैसे करते हो? तो सर ये मतलब सभी की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रहती है क्योंकि हमारा काम भी वही है। हम्म। बट इसमें सीधा सा एक रूल है कि अगर जेन्युइन डिमांड है तो उसको मना मत करो, और कोई इलीगल डिमांड है तो उसको किसी भी हालत में आप एक्सेप्ट मत करो। नाइस। तो सीधा सा उसमें फिर आपको ऊंच नीच करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, एक चीज मुझे बताना, आपके यारी रिश्तेदारी में, गांव में, आपके घर परिवार में कोई आईएएस आज से पहले सेलेक्ट हुआ है? नहीं मतलब ब्यूरोक्रेसी में कोई है नहीं, ये मैं अपने परिवार में से तो फर्स्ट ब्यूरोक्रेसी में आया हूँ। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताना कि जैसे आपने कैरियरविल से तैयारी की, जब सी सेट की तैयारी करने लग रहे थे, और अब हम सी सेट पढ़ा भी रहे हैं कैरियरविल के थ्रू प्रॉपर, तो आप बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल उस चीज के लिए जो आप बता पाएंगे हमें कि हमें और कौन कौन सी चीजों में सुधार करना चाहिए। हमें फीस वाइज कहीं सुधार करना चाहिए, किसी और मॉड्यूल वाइज हमें सुधार करना चाहिए, मतलब आप क्या सजेशन देना चाहेंगे एज ए कैरियरविल को? हाँ सर, जब मैंने स्टार्ट किया था करियर बिल पे हम्म। रीजनिंग क्लासेस, और रीजनिंग तो काफी मैच करता है बिल्कुल यूपीएससी के सिलेबस से, हम्म। तो उसमें मुझे ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई। मैथ्स की मैंने जब आपकी क्लासेस ली थी उसमें आप एसएससी लेवल का पढ़ाते थे, तो वहीं से मैंने क्लासेज अपने यूपीएससी के लिए यूज किया। हम्म। तो लेकिन यूपीएससी में तो फिक्स टॉपिक्स है, बिल्कुल। और फिक्स टॉपिक्स में जो कुछ फिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने देखा है आपका एक कि पहले आप यूपीएससी का कोई एक सी सेट, डेडिकेटेड सी सेट का कोई आपका बैच नहीं आता था। बैच नहीं था। हम्म। लेकिन मेरे सिलेक्शन के बाद मैं जब आपसे मिला तो उसके बाद से मैंने देखा कि अब आपका एक इस यूपीएससी बार का हम सी सी सेट सेट का आपने एक अलग से बैच लॉन्च किया है यूपीएससी की रिक्वायरमेंट्स को जानने के बाद। नहीं, नहीं, आप पहले ही स्टूडेंट थे जो सेलेक्ट होके आए और जिन्होंने बताया कि सर हम आपसे पढ़े हुए हैं, तो मैंने तो उसी दिन से प्लान कर लिया था। और इस बार हमने क्या चेंज किया है कि हमने पूरा सी सेट में मैथ को टोटली 45 से 50 घंटे में समेटा है, क्योंकि Yes, जैसे आप बता रहे थे, हमारी ऑफ द माइक डिस्कशन हो रहा था कि आपने टाइम एंड वर्क पढ़ना शुरू किया। सच बात यह है कि एसएससी में टाइम एंड वर्क चला जाता है 12 घंटे, यस सर। और सी सेट में जो टाइम एंड वर्क आ रहा है वो बिल्कुल ही बेसिक आ रहा है, वो शुरुआत के 30-35 मिनट से ही हो जा रहा है। यस तो हमने उन सारी चीजों का बिल्कुल छोटा छोटा करके टुकड़ों में बांट के, और 40 से 50 घंटे में ही पूरा मैथ कर रहे हैं, और इतने में ही रीजनिंग को कंप्लीट करने लग रहे हैं। तो ये चीज हम इस बार बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं, और अगर ऊपर वाले ने चाहा और हमारी मेहनत और बच्चों की मेहनत रंग लाई, यस सर। तो अगले प्रोग्राम में मैं आपसे ही रिबन कटवाऊंगा। जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको रजिस्ट्रेशन आपसे ही करवाएंगे। एक चीज मैं और जानना चाह रहा था कि हम आईएएस भी, प्रॉपर आईएएस के भी बैचेस लॉन्च कर रहे हैं अभी, तो जीएस के, तो आप चूंकि उस रास्ते से निकले हैं, जिस रास्ते पे अभी हम बच्चों को ले जाना चाह रहे हैं, तो आपको उस रास्ते की बहुत अच्छाइयां और बुराइयां सारी पता है। तो आपको और कौन सी ऐसी चीजें लगती हैं जो एक बच्चे को तैयारी करते वक्त दिक्कत होती है, और वो हमें ध्यान देनी चाहिए पहले से, ताकि हम उन चीजों को अच्छे से कर पाए? सबसे इम्पोर्टेंट है सर कि जैसे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनमें प्रीलिम्स को लेकर एक टेस्ट साथ में, जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ाया तो उसका उसी टाइम में जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ, अगर मान लो पार्लियामेंट है, उसका कंप्लीट होने के बाद पार्लियामेंट का ही आपको क्या है कि 8-10 क्वेश्चन से आपको टेस्ट लेना है, ताकि उससे पता लग जाए कि कितना। और सबसे इम्पोर्टेंट है एनालाइज करना, कि अगर आपके क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं, आपने टेस्ट लिया, तो ये नहीं होना चाहिए कि 5 स्टूडेंट्स ने बेहतर परफॉर्म कर दिया, रिमेनिंग को आपका कोई लेना देना नहीं है। तो एक कोचिंग की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि रिमेनिंग जो 50 में से 45 स्टूडेंट है या फिर 40, वो अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर पा रहे, उनका क्या रीजन है। क्योंकि जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता है कि बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, ये कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, उसका कोई लेना देना नहीं है। वन वे प्रोग्राम है, बस बच्चे पढ़ रहे हैं, चल रहे जा रहे हैं। यस, कुछ कोचिंग्स जैसे फेमस हो जाती है तो उनको बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, चले जाएंगे, फिर रिजल्ट आए या नहीं आए उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। जबकि होना चाहिए टू वे कम्युनिकेशन और टू वे तैयारी। यस सर। बाद में बच्चों को साथ में आप मेंस का आंसर राइटिंग, वो भी आपको एक तरह से अच्छे जो टीचर्स हैं वो चेक करके आपको अच्छे से सही में उनको वो देना चाहिए। नहीं तो जनरली क्या होता है कि जब आंसर राइटिंग करते हैं तो 3-4 वर्ड मतलब सेंटेंस बना लेते हैं, आपका उत्तर लेखन अच्छा है या फिर आप दोबारा और राइटिंग अच्छी करो, मतलब वो 3-4 फिक्स
सेंटेंसेज है, उन्हीं को आपको मेंस की जो आंसर राइटिंग में लिखते रहेंगे वो इवोल्यूशन करते वो हैं, फ्रूटफुल है तो नहीं। वो नहीं। बिल्कुल। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको शुरुआत इस वर्ड से करनी थी या इस सेंटेंस से करनी थी, कंक्लूजन जो आपने लिखा है उसमें आपको थोड़ा सा निष्कर्ष जो लिखा है उसमें ये बॉडी में ये आपको स्ट्रक्चर चेंज करना था, तो उस लेवल के थोड़ा सा क्या डेडिकेटेड जो टीचर्स हैं जो कॉपी इवोल्यूशन करते हैं वो थोड़ा लेके आना। तो इससे क्या होगा, एक अलग जो बच्चा है वो सीख पाएगा रियलिटी में कि यूपीएससी एग्जाम क्या है। और इंटरव्यू के लेवल पे भी आप बीच बीच में क्लासरूम में ही जैसे एक घंटे की क्लास है तो ऐसा जरूरी नहीं है, एक वीक में एक बार आप किसी 2-4 बच्चों को बुलाकर बोलने का मौका दे सकते हैं, तो वहीं पर आप ऐसा कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन वगैरह थोड़ा सा करके। तो थैंक यू पहला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान करे आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और जीवन भर इस सिंप्लिसिटी के साथ रहें। ऊपर वाला आपको बहुत कुछ आगे देगा जीवन में और आप उन बहुत सारे परिवारों की, उन बहुत सारे बच्चों की प्रेरणा स्रोत बनेंगे जो बेचारे हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं लेकिन सपना आईएएस का लेके बैठे हुए हैं और मेहनत और जुनून पूरी तरह से कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आज का सेशन था ये उन बच्चों की मदद कर पाएगा, क्योंकि जब एक बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो एक छोटी सी चीज पे ही अटक के रह जाता है कहीं ना कहीं, और कोई ना कोई एक चीज आती है प्रकृति की तरफ से, चाहे वो ऐसा इंटरव्यू सेशन हो या किसी का मोटिवेशन, जो उसको उस पॉइंट से आगे बढ़ा देती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ये किसी बच्चे के जीवन को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपको आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सर।